तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा, बाइली और वांग मिलकर फेंगजू को राजा बनाने का प्लान बनाते हैं। अब बाइली फेंग के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती है ताकि फेंग को उस पर डाउट ना हो। वैसे फेंग बाइली पर चाहकर भी डाउट नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बाइली को पसंद करते थे। और जब कोई इंसान दूसरे इंसान के लिए इतनी डीप फीलिंग्स रखता है तो वो उस इंसान की हर बात पर भरोसा करने लगता है, चाहे वो बात झूठी क्यों ना हो। फेंग बाइली का बनाया खाना खाकर कहते हैं कि तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। तुम्हें याद है जब मैं बीमार हो गया था और तुमने 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाया था। फेंग की बात सुनकर बाइली समझ जाती है कि अब अच्छा मौका है और उसे फेंगजू के बारे में बात करनी चाहिए। यही सोचकर वो फेंग से कहती है कि फेंगजू ने साउथ के सभी लुटेरों को हरा दिया है, क्यों ना आप उसे अपना वारिस बना दें। इस पर फेंग कहते हैं कि अभी सही समय नहीं आया है, सही समय का इंतजार करो। आगे बाइली जब अपने कमरे में होती है तभी फेंगजू सभी से छुपकर उससे मिलने आता है। बाइली फेंगजू से कहती है कि मैंने कई साल पहले एक गलती की थी, शायद आज मुझे उसकी सजा मिल रही है। मैंने लांशी की माँ यानी क्वीन को मरवाया था और लांशी अब इससे रिलेटेड सारे सबूत इकट्ठे कर रहा है। यह सुनकर फेंगजू कहता है कि अब आप मुझसे क्या चाहती है। बाइली कहती है कि तुम अपनी सेना बना रही हो, क्यों ना तुम फेंग को हटाकर राजा बन जाओ। कुछ सोचकर फेंगजू कहता है कि आपको पता भी है कि आप क्या कह रही हो, अगर हम नाकामयाब हो गए तो क्या करेंगे। बाइली कहती है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, लांशी पहले ही बहुत से सबूत इकट्ठे कर चुका है। मुझे कुछ हो जाए मुझे उसकी परवाह नहीं है, पर तुम्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है वो सब तुम्हारे लिए ही किया है। मैं तुम्हें राजा बनाना चाहती हूँ और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इस पर फेंगजू कहता है कि आप फिक्र मत करें, मैं जानता हूँ कि लांशी फाउंटेन अबोर्ड के साथ मुझे हरा सकता है, इसलिए मैं भी बहुत टाइम से अपनी सेना बना रहा था। अब मेरी सेना तैयार है, इसलिए जैसा आप चाहती है वैसा ही होगा। इतना कहकर फेंगजू वापस चला जाता है। आगे ही उन सभी मिनिस्टर के नाम देखने लगता है जो उसकी मां को मरवाने में शामिल थे। यहाँ उसे ड्यूक लियांग का नाम मिलता है जो अभी भी रॉयल कोर्ट का हिस्सा था। वहीं बाइली फेंग से कहती है कि हेई दादोंग के एम्परर के मरने के बाद इंपीरियल सिटी में देखा गया है। बाइली ने ऐसा इसलिए कहा था ताकि फेंग हेई पर डाउट करने लगे कि हेई अभी भी उनको मारने की कोशिश कर रहा है। और फेंग का चेहरा देख हमें समझ में आ जाता है कि उन्हें बाइली की बात पर भरोसा होने लगा है। इधर फेंगजू ने अपनी सेना को फेंग के मेंशन पर हमला करने का आदेश दे दिया था। फेंगजू ने अपनी सेना को कुछ इस तरीके से तैयार किया था कि देखने से लगे कि वो सैनिक हेई के हैं। आगे हेई ड्यूक लियांग को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि मेरी माँ को तुम लोगों ने क्यों मारा था। ड्यूक लियांग कहता है कि क्वीन के जिंदा रहते हम ज्यादा ताकतवर नहीं बन सकते थे, इसलिए हमने बाइली के साथ मिलकर क्वीन को मरवाया। अब हेई जोंगे को बुलाता है जिसने ड्यूक लियांग का कन्फेशन सुन लिया था और फेंग को इस बारे में बताने के लिए भी मान गया था। तभी जोंगली आकर हेई से कहता है कि फेंगजू अपनी सेना के साथ फेंग पर हमला करने आ रहा है। इस पर हेई जल्दी से फेंग को इस बारे में बताने जाने लगता है। तभी फेंग चिऊ भी वहां आती है और कहती है कि फेंग के सैनिकों को हटाकर वांग ने उनकी जगह अपने सैनिकों को रखा है। यह सुनकर हेई समझ जाता है कि फेंगजू ने यह सारा प्लान बनाया है, वो अब किसी भी कीमत पर राजा बनना चाहता है। हेई फेंग चिऊ से कहता है कि तुम मेरी सेना लेकर मेरे पिता के मेंशन के बाहर जाओ और फेंगजू की सेना को रोको। बाई भी वहीं खड़ी थी। वो हेई से कहती है कि फेंगजू के पास ज्यादा सैनिक है, इसलिए मुझे भी फेंग चिऊ के साथ जाना होगा। इतना कहकर वो और फेंग चिऊ दोनों हेई की सेना के पास चले जाते हैं। वहीं पैलेस में फेंग का जन्मदिन मनाया जा रहा था। तभी एक कमांडर आकर कहता है कि हम पर हमला हो चुका है और हमला हेई की सेना ने किया है। यह सुनकर वांग फेंग से कहता है कि हेई अब राजा बनना चाहता है, हमें उसे रोकना होगा। इतना कहकर वांग अपने सैनिकों को पैलेस में बुलाता है। फेंग वांग से पूछते हैं कि ये मेरे सैनिक नहीं है, मेरे सैनिक कहाँ पर हैं। वांग कहता है कि अभी मैं सभी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और आपको भी किसी को हेई से फाइट करने भेजना चाहिए। इतना सुनते ही फेंगजू फेंग से कहता है कि मैं हेई से फाइट करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे आर्मी की सील दे दीजिए। ये एक ऐसी सील थी जो जिसके पास भी होगी पूरी योंगजो की सेना उसी का ऑर्डर फॉलो करेगी। फेंग के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो आर्मी की सील फेंगजू को दे देते हैं। सील मिलते ही फेंगजू कहता है कि क्यों ना आप मुझे अपना वारिस भी बना दें, क्योंकि अकेले सील से सेना मेरा कहना नहीं मानेगी। फेंगजू के इरादे समझ जाती हैं, इसलिए सील वापस लेने लगते हैं, पर फेंगजू सील देने से मना कर देता है। अब फेंग को समझ में आता है कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है, पर अभी वो इन सब के बारे में नहीं सोच सकते थे। उन्हें हेई को भी हराना था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी फेंगजू को अपना वारिस बनाने लगते हैं। तभी हेई और जोंगे वहां आ जाते हैं और फेंगजू से कहते हैं कि मेंशन पर हमला किसने किया है, मैंने या फिर तुमने। जो सेना मेंशन के बाहर अटैक करने आई है वो तुम्हारी है और तुमने सभी को बताया है कि वो सेना मेरी है, जिससे मैं गद्दार साबित हो सकूं, पर मेरे पास सबूत है। हेई को देख फेंगजू कहता है कि सेना तुम्हारी ही है, तुम मेरे और मेरे पिता के बीच में दूरियां बनाना चाहते हो। इस पर जोंगे फेंग से कहता है कि मेरे पास सबूत है, आप एक बार उसे देख लें, जिससे साबित हो जाएगा कि सेना किसकी है। फेंगजू को लग रहा था कि यही अभी भी कमजोर है और कहीं सबूत फेंग को ना दे दे, इसलिए वो अपने सैनिकों से यही को मारने को कहता है। अपने ऊपर अटैक होता देख हेई भी सभी सैनिकों को हरा देता है और जल्दी से सबूत फेंग को देता है। फेंग सबूत देख समझ जाते हैं कि ये पूरा प्लान फेंगजू का बनाया है।
इसलिए वो हेई से कहते हैं कि इस गद्दार को अभी पकड़कर मेरे सामने हाजिर करो। अपने पिता के आदेश अनुसार हेई फेंगजू को पकड़ लेता है और फेंग के सामने हाजिर करता है। तब तक फेंगजू के सैनिक मेंशन पर अटैक कर देते हैं। अब वांग फेंग से कहता है कि आप बस हेई को मारने का आदेश सुना दें, हम योंगजो को कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे, उसके सारे कंट्रोल आपके पास ही रहेंगे। फेंग कहते हैं कि तुम मेरे साथ इतने टाइम से हो, फिर हेई को मारने का कैसे कह सकते हो। इस पर हेई सभी को बताता है कि वांग असल में हुआंग शाओ के लिए काम करता है। ये सुनकर फेंग फेंगजू से कहते हैं कि क्या तुम ऐसे आदमी का साथ दे रही हो जो हमारा एनिमी है। फेंगजू कहता है कि मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। पर आपको क्या लगता है हेई आप पर डाउट नहीं करता है? इसे भी आप पर डाउट है, इसलिए उसने आपसे एक बात छुपाई है। हेई फेंग से कहता है कि मैंने पता किया है, मेरी माँ को मारने में बाइली, वांग और ड्यूक लियांग शामिल थे। इसमें कोर्ट के मिनिस्टर शामिल थे, इसलिए मैं सबूत इकट्ठे करना चाहता था, इसी कारण मैंने आपसे ये बात छुपाई। ये सुनकर फेंग बाइली से पूछते हैं कि हेई ने अभी जो कुछ भी कहा है क्या वो सच है। तब तक फेंगजू के कुछ और सैनिक मेंशन में आ जाते हैं, जिन्हें देख बाइली का डर भी दूर हो जाता है और वो कहती है कि अगर क्वीन नहीं मरती तो मैं क्वीन कैसे बनती और फेंगजू वारिस कैसे बनता। अब फेंगजू अपने सैनिकों से हेई पर अटैक करने को कहता है, पर शायद उसे पता नहीं था कि जेड मून फ्लोवर ने ना सिर्फ हेई के इनर फोर्स को अनब्लॉक किया था, पर साथ में उसको और ज्यादा ताकतवर भी बना दिया था। हेई पहले फेंगजू की पिटाई करता है, फिर वांग को मारने लगता है। इस पर वांग कहता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि वांग के कुछ कहने से पहले ही हेई कहता है कि वरना तुम गन पाउडर के साथ पूरे मेंशन को उड़ा दोगे। तभी फेंग चांग वहां आता है और फेंग से कहता है कि मैंने लंशी के कहने पर सारे गन पाउडर को मेंशन के बाहर से हटा लिया है। फेंग चांग की बात सुनकर वांग कहता है कि अभी भी मेरे सैनिक मेंशन के बाहर खड़े हैं, वो कभी भी तुम लोगों पर अटैक कर सकते हैं। तभी फेंग चिऊ आकर फेंग से कहती है कि वांग के सभी सैनिकों को पकड़ लिया गया है। अपने सारे प्लान फेल होने के बाद वांग हताश हो जाता है। वहीं फेंग सैनिकों से बाइली, फेंगजू और वांग को पकड़कर जेल में डालने को कहते हैं। हेई फेंग से कहता है कि पहले आप इनको मेरी माँ को मारने के लिए सजा सुनाइए, मैं नहीं चाहता कि यह फिर से किसी तरीके से बच जाए। इस पर बाइली फेंग से कहती है कि जो कुछ किया है वो मैंने किया है, इसमें फेंगजू की कोई भी गलती नहीं है। ये सुनकर फेंग कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यही कह रही हो कि फेंगजू की कोई गलती नहीं है, उसने क्या किया है ये तुम भी जानती हो। अब फेंगजू कहता है कि मैं अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं करूंगा, पर आप भी बताओ कि मैं ऐसा क्यों ना करता। जो लंशी आपके लिए इतने टाइम से लॉयल है, आपने उसे ग्रिफ पिला दिया ताकि वो आपसे आपका थ्रोन ना ले ले। हेई इस पर कोई रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वो जानता था कि फेंगजू बस उसे बहका रहा है। अब फेंग उन तीनों को जेल में डालने का आदेश सुनाते हैं। बाइली को उसी के कमरे में कैद किया जाता है, जहाँ इनो जाकर एक कपड़ा उसे देता है और सुसाइड करने को कहता है, जो कि फेंग का ही आदेश था। थोड़ी देर बाद जब फेंगजू बाइली से मिलने आता है और बाइली को मरा देखता है तो उसकी मेंटल कंडीशन और खराब हो जाती है, वो पागल बन जाता है। इधर फेंग हेई से मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हें फेंगजू की बात पर भरोसा है। हेई कहता है कि आप एक पिता होने के साथ राजा भी है, आप नहीं चाहते थे कि मैं अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करूं, इसीलिए आपने मुझे ग्रिफ पिलाया। यह सुनकर फेंग कहते हैं कि अब सिर्फ तुम ही हो जो मेरे वारिस बन सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें क्राउन प्रिंस बनाता हूँ। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब हेई को क्राउन प्रिंस बनाया जा रहा था। यहाँ हेई से ज्यादा खुश फेंग चांग था, क्योंकि वो हमेशा से यही चाहता था कि हेई क्राउन प्रिंस बने। क्राउन प्रिंस बनने के बाद हेई बाई को लेकर अपनी माँ के मेमोरियल टेबलेट के सामने आता है। वो अपनी माँ से कहता है कि आपके कातिलों को सजा मिल चुकी है, अब आप शांति से हेवन में रह सकती है। वैसे मैं आपको बाई से मिलवाना चाहता हूँ, मैं इसको पसंद करता हूँ और अपनी पूरी लाइफ इसी के साथ बिताना चाहता हूँ, इसलिए आज मैं इसको आपसे मिलवाने लाया हूँ। अपनी माँ से बात करने के बाद हेई बाई से कहता है कि अब मेरे आगे का प्लान तुमसे मैरिज करने का है, इसलिए अच्छे से सोच समझकर कोई फैसला लेना, ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछतावा हो। इस पर बाई हेई को हग करती है और कहती है कि मुझे अपने चॉइस पर कभी भी पछतावा नहीं होगा। आगे चिंग जोउ का जनरल बाई से मिलता है और उसे उसके पिता की हेल्थ के बारे में बताता है। जिस टाइम ये दोनों बात कर रहे थे उसी टाइम हेई भी इन दोनों की बातें सुन लेता है। रात में जब बाई हेई के लिए खाना बनाकर लाती है तो वो हेई से कहती है कि अब तुम क्राउन प्रिंस बन चुके हो, अब तुम्हारे पास ज्यादा काम है, मैं कुछ टाइम के लिए वापस चिंग जोउ जा रही हूँ, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। इस पर हेई कहता है कि मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी पता चल चुकी है, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चिंग जोउ चलूंगा। आगे बाई अपने पिता से मिलने आती है और उनकी हेल्थ का पूछती है। उसके पिता कहते हैं कि मैं अभी ठीक हूँ, पर मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे बीमार होने के कारण शीए हुए सब कुछ संभाल रहा है, उस अकेले के लिए सब कुछ हैंडल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। वैसे इन दिनों तुमने बहुत कुछ हासिल किया है, मुझे सुनकर अच्छा लगा, पर हमारी फाइट योंगजोउ और जिजोउ के साथ होने वाली है, इसलिए शीए हुए की युद्ध की तैयारी में मदद करो। अपने पिता के कहे अनुसार बाई शीए हुए के पास आती है और उसकी मदद करने का कहती है, पर शीए हुए इसके लिए मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी युद्ध नहीं करने दूंगा, तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक मैं जिंदा हूँ। तुम युद्ध करने में मेरी मदद करना चाहती हो, पर मैं जानता हूँ कि युद्ध कितना खतरनाक होता है, हम अभी लियांग चैंग को नहीं खो सकते,
और ये बात योजो व जिजो भी जानते हैं, इसलिए उनका पहला टारगेट लियांग चैंग ही होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे आने तक कोर्ट को संभालो। अब बाई अपने माँ के मेमोरियल टेबलेट के सामने बैठकर कहती है कि मेरे पिता इस टाइम बीमार है और शिएयुए युद्ध की तैयारी में लगा है। मैं इसमें उनकी ज़्यादा मदद नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मुझे माफ़ करना, पर अब हेई मेरे साथ है और वो मेरी मदद करने के लिए भी तैयार है। मैं चाहती हूँ कि आप भी इसमें हमारी मदद करें जिससे हम युद्ध को जीत सकें। आगे बाई कोर्ट के काम देखने लगती है, वहीं शिएयुए अपनी सेना के साथ जिजो व योजो की सेना को हरा देता है। जब ये बात चुनरान व हुआंगशाओ को पता चलती है तो चुनरान हुआंगशाओ से कहती है कि तुमने ये जानते हुए कि चिंगजो की सेना ज्यादा ताकतवर है, हमारी सेना को बिना प्लान के क्यों भेजा। हुआंगशाओ कहता है कि मैं इंतजार कर रहा हूँ कि चिंगजो अपनी सेना कम करे, जब वो हमसे जीतने लगेंगे तो अपनी सेना को भी कम करते रहेंगे और मैं बस ऐसे ही मौके का इंतजार कर रहा हूँ। तभी वुयान वहाँ आ जाता है। उसे देख हुआंगशाओ चुनरान को वहाँ से जाने को कहता है। चुनरान के जाने के बाद वुयान हुआंगशाओ से कहता है कि क्या हमें तुम्हारी सेना को बुलाना चाहिए। इस पर हुआंगशाओ कहता है कि सिर्फ शिएयुए से फाइट करने के लिए मैं मेरी सेना को यहाँ पर नहीं बुलाऊंगा, उसके लिए तो मैं अकेला ही बहुत हूँ। आगे हेई बाई के पिता से मिलने आता है। बाई के पिता हेई से कहते हैं कि मैंने तुम्हें मिलने बुलाया है क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि बाई ने जिसे चूज किया है वो सच में काबिल है या नहीं, और मुझे उसकी चॉइस पसंद आई है। एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि बाई चाहे तुम्हें कुछ भी कहे या परेशान करे, पर तुम उसे कभी कुछ भी नहीं कहोगे, तुम हमेशा उसका ख्याल रखोगे। मैंने हमेशा चिंगजो का सोचा, कभी अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं दिया और आज मुझे इसके लिए पछतावा हो रहा है। अगर तुम अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं दोगे तो हमेशा अकेले रहोगे। मैंने ये गलती की है और मैं नहीं चाहता कि तुम भी यही गलती करो, इसलिए मैं तुम्हें पहले ये एडवाइस दे रहा हूँ। हेई चुपचाप बाई के पिता की बातें सुन रहा था। वेल हेई जानता था कि बाई के पिता उसे ये एडवाइस क्यों दे रही हैं। वैसे देखे तो वो भी अपनी जगह पर सही थे। इधर चिंगजो के कैंप में शिएयुए अपने जनरल सू के साथ अगले दिन के युद्ध की तैयारी में लगा था। जनरल सू कहता है कि अभी योजो के साथ हुआंगशाओ और वुयान भी है और उनसे फाइट करना बहुत मुश्किल है, हमें कोई दूसरा प्लान बनाना होगा। तभी एक सैनिक आकर कहता है कि योजो की आर्मी फिर से अटैक करने आ रही है, वो हमसे सिर्फ एक ही ली दूर है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ली चाइनीज हिस्ट्री में दूरी का मात्रक है, जैसे इंडियन हिस्ट्री में योजन। अपने ऊपर अटैक का सुनकर शिएयुए जल्दी से युद्ध की तैयारी करने को कहता है। आगे युद्ध में वुयान अपने एक आदमी से कहकर छुपकर शिएयुए पर एरो चलवाता है। इस एरो पर पॉइजन था, इसलिए एरो लगते ही शिएयुए मर जाता है। आगे जनरल सू बाई से मिलने आता है और कहता है कि शिएयुए युद्ध में शहीद हो चुके हैं और लियांग चैंग पर जिजो व योजो ने कब्जा कर लिया है। अपने भाई के मरने की खबर सुनकर बाई जल्दी से उसकी डेड बॉडी देखने आती है। शिएयुए की डेड बॉडी देख बाई रोने लगती है। कुछ देर रोने के बाद बाई अपने पिता के पास आती है और शिएयुए के बारे में बताती है। उसके पिता कहते हैं कि मुझे शिएयुए से यही उम्मीद थी, उसने वादा किया था कि वो आम लोगों का प्रोटेक्टर बनेगा और उसने मरते टाइम तक अपना वादा निभाया। मुझे उसके मरने का कोई भी दुख नहीं है क्योंकि वो चिंगजो के लिए मरा है। अब चिंगजो तुम्हारे हाथों में है। चिंगजो का पहला राजा असल में एक लड़की ही थी, तुम भी अब चिंगजो की क्वीन बनोगी और हमारे सभी सैनिकों व तुम्हारे भाई का बदला लोगी। इसी सीन के साथ एपिसोड 34 एंड 35 एंड होता है। अब देखना यह है कि आगे फाइट में कौन सा स्टेट हारता है और कितने इंटरेस्टिंग मोड आती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए शिए शिए शौगान।